तो वेलकम बैक बच्चों। जैसा आप सब जानते हैं कि परीक्षा अध्ययन के सेट सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज़ आपको एग्जाम में देखने मिल जाते हैं। तो इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम सॉल्व करने वाले हैं परीक्षा अध्ययन का 10th क्लास का सेट नंबर फर्स्ट। तो ये जो सेट है हमारे सामने, ये बेसिक मैथमेटिक्स का सेट है। सेट नंबर फर्स्ट आपकी परीक्षा अध्ययन में दिया हुआ है। वही सारे डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस जो हमें क्वेश्चन पेपर में देखने मिलते हैं वो सारे यहाँ पर मेंशन हैं और उन सबको ध्यान से पढ़ लेने के बाद 1 मार्क के क्वेश्चंस की शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मिल जाता है चूज द करेक्ट ऑप्शन, जहाँ पर कहा है HCF ऑफ 6 and 20 इज। अब ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है ना, 6 क्लास के बच्चे भी कर दें, देख के पता चल रहा है इसका आंसर जो है वो 2 होने वाला है। फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन है, अगर कहा जाए HCF कैलकुलेट कीजिए, तो हम सभी जानते हैं कि जिन भी पेयर का या ट्रिपल्स का HCF निकालना है उनको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में सबसे पहले लिख लिया जाए। तो 6 है, 6 के प्राइम फैक्टर्स दैट इज 2 इंटू 3, देन 20, तो 20 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 5। ओके, हम देखते हैं कि इनमें कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं जो कॉमन है, तो हमें दिखाई दे रहा है 2, तो हम कहेंगे कि भैया HCF जो है वो 2 हो जाएगा। और ये 5th क्लास से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, बड़ी आसान सी बात थी, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा है कि हाउ मैनी जीरोज विल बी इन क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितने नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। अगर आप लोगों ने पॉलिनोमियल वाली वीडियोस ध्यान से देखी है तो पॉलिनोमियल वाली वीडियोस के इंट्रोडक्शन में मैंने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट समझाया भी था और डिस्कस भी किया था कि 1 मार्क में जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि बताइए कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं। हम सभी जानते हैं कि अगर एक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में, तो इसमें जो है वो नंबर ऑफ जीरोज होंगे 2। और अगर ये क्यूबिक है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो इसमें जो है 3 जीरोज हो जाएंगे। हम कहते हैं 3 जीरोज हो जाएंगे। हम जानते हैं कि जितनी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी उतने नंबर ऑफ जीरोज किसी भी पॉलिनोमियल में होंगे और यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है, फर्स्ट वाले के 3 में कहा है कि लाइन्स x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0 and 3x plus 4y minus 20 is equals to 0 are intersecting, coincident, parallel या फिर none of these। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर 2 इक्वेशंस हमारे लिए दी हों तो हम उनके रेशियोज को कंपेयर करके, यानी a1 a2 b1 b2 के रेशियोज को कंपेयर करके बता सकते हैं बिना एक्चुअली ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन निकाले कि उसके ग्राफ में वो लाइंस जो बनेंगी उन इक्वेशंस की वो इंटरसेक्टिंग होंगी, कोइंसिडेंट होंगी या पैरेलल होंगी, जिसके लिए हमें कुछ कंडीशंस हम लोगों ने पढ़ी थी। वो कंडीशंस हम जानते हैं, है ना। फॉर यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन हमें मालूम है। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ, इक्वेशन हमें दी हुई है दैट इज x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0 और 3x और दिया हुआ है 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। अगर हम इनके रेशियोज को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि a1 है ना, x के साथ में हम सभी जानते हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं। तो a1 की वैल्यू यहाँ पर जो है यानी x के साथ में जो है वो है 1, ठीक है। और b1 की जो वैल्यू है एवरीबॉडी, तो b1 की जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी -2 और c नहीं है तो c हो जाएगा यहाँ पर 0। सिमिलरली a2 वो हो जाने वाला है 3, b2 ये हो जाने वाला है हमारे पास 4 और c2 ये हो जाने वाला है हमारे पास माइनस में 20। किसी भी इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन मान लें, किसी दूसरी इक्वेशन को सेकंड मान लें, आप इसको भी फर्स्ट इसको सेकंड मान लेते तो ये a1 a2 ये a1 b1 और c1 हो जाते और ये a2 b2 और c2 ये वाले हो जाने वाले थे, ठीक है।
तो आइए हम रेशोज को कंपेयर कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि भाई अगर A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है और इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। अगर मैं यहाँ पर रेशो चेक करता हूँ तो हमें मिलेगा A1/A2, A1 दैट इज 1, A2 दैट इज 3, 1/3 इज इक्वल्स टू B1 कितना है -2 अपॉन B2 कितना है 4। तो 1/3 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1/2, यानी 1/3 इज इक्वल्स टू क्या -1/2 है? नहीं है, क्योंकि 1/2 नॉट इक्वल्स टू -1/2 है। तो हम कहेंगे कि ये तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है। और यूनिक सॉल्यूशन में जब ग्राफ बनाएंगे तो लाइंस कैसी बनती हैं? तो हम सबको मालूम है कि इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं, जहां पर इसका ए ऑप्शन सही हो जाने वाला है, इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ में मिल जाता है हमें इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c देन वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अरे सभी जानते हैं भाई अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, हम सब ने पढ़ रखा है कि हाँ जी अल्फा प्लस बीटा जो है अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो ये हमेशा इक्वल होता है -b/a के। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। 10th टर्म, 5th क्वेश्चन है जहां पे बोला गया है कि 10th टर्म ऑफ एन AP 2 4 6, इस AP की 10th नंबर की टर्म बतानी है। ठीक है, देख लेते हैं कैसे किया जाएगा क्वेश्चन। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर हम देखें तो क्या हमें फर्स्ट टर्म यानी कि A गिवन है, जो कि हमें दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट टर्म कितनी है 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस अगर देखें तो हमें वो भी दिखाई दे रहा है 2 है ना। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे डिफरेंस आ जाएगा। an का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं कि an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है। हमें a मालूम है यानी फर्स्ट टर्म, d मालूम है यानी कॉमन डिफरेंस, और हमसे पूछा है 10th टर्म यानी 10वें नंबर की टर्म, यानी n की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी बच्चों 10th नंबर की टर्म। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a 10, n की जगह 10 इज इक्वल्स टू a दैट इज 2 प्लस n-1, n कितना है 10-1 इंटू डी कितना है बच्चों 2, a 10 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 10-1 दैट इज 9, 9 2 जार 18। तो ये हो जाने वाला है हमारे पास 20। करेक्ट आंसर इज C 20। ओके, राइट द फॉर्मूला ऑफ स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन। ओके, देखिए कोन अगर हमारे सामने है, कुछ बातें एक्सप्लेन भी कर देता हूं मैं आपको। मान लेते हैं हमारे पास एक कोन है कुछ इस तरीके से, कोन की रेडियस यह है, कोन की हाइट इसे बच्चों L यानी स्लैंट हाइट कहा जाता है। अब अगर इसे आप ध्यान से देखें तो क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है? तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ पर एंगल 90 डिग्री है, ये है R, ये है H, रेडियस और हाइट। ठीक है, और स्लैंट हाइट के लिए फॉर्मूला क्या होगा? तो हम कहेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम L² इज इक्वल्स टू R² प्लस H² हो जाएगा, जहाँ पर L इज इक्वल्स टू आने वाला है √R² प्लस H²। क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि लेंथ जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही निकलेगी, इसलिए हम यहाँ प्लस माइनस का साइन ना लगाकर इसे हमेशा पॉजिटिव में ही ले लेते हैं। तो L इज इक्वल्स टू √R² प्लस H², यहाँ पर हमें मिल जाएगा L इज इक्वल्स टू √R² प्लस H², ये है। और अब हमें मिल जाता है क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज मैक्सिमम डैश रूट्स। तो हम सबको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में लिखी जाती है। यहाँ पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो है वो क्योंकि 2 है, तो इसलिए कितने रूट्स होते हैं हम सभी को पता है कि आंसर हो जाने वाला है हमारा 2 रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम रूट्स यानी कि इसके वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यूज, तो 2 वैल्यूज होती हैं, x की 2 वैल्यू पॉसिबल होंगी। ठीक है, तो 2 रूट्स।
द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज कॉल्ड, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की दो टर्म्स के बीच के डिफरेंस को क्या कहा जाता है, ये हमसे पूछा है। तो एवरीबॉडी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो दो टर्म होती हैं उनके बीच के डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ओके, स्मॉल डी से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके लिए फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। अगर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है a1 a2 a3, तो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में ना डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स कितना है, दैट इज a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2, उसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और ये कॉमन डिफरेंस की डेफिनेशन थी, वहां पर कॉमन डिफरेंस इसका आंसर होगा। ऑल स्क्वायर्स आर, सारे स्क्वायर कैसे होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सिमिलर होते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की, है ना, जहां पर हमने सिमिलैरिटी के बारे में पढ़ा, ट्राइंगल्स में सिमिलैरिटी के बारे में जहां पर हमने पढ़ा, तो वहां पर हम लोगों ने देखा कि भाई जितने भी स्क्वायर्स हैं, ठीक है, वो शेप में क्या एक जैसे हैं। देखो सिमिलर फिगर कहलाते क्या है एवरीबॉडी, सिमिलर फिगर उन फिगर्स को कहा जाता है जो दिखने में एक जैसे हो, ठीक है, जो एक जैसे दिखते हैं वो सिमिलर फिगर कहलाते हैं, और जो दिखते भी एक जैसे हैं और एक्चुअली में है भी एक जैसे, उनकी साइड्स, उनके सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स, सारे करस्पॉन्डिंग एंगल, इवन उनका एरिया भी अगर इक्वल है, तो उन्हें कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहा जाता है। फिलहाल हमसे कहा है कि सारे स्क्वायर कैसे हैं, तो आप कितने ही बड़ा कितने ही छोटा कहीं पर भी स्क्वायर बनाएं, उस स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होंगी और दिखने में बिल्कुल एक जैसा होगा, बस उसकी साइड साइज जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी, कहीं छोटा स्क्वायर कहीं बड़ा स्क्वायर, लेकिन ईच एंगल 90 डिग्री है ना, हम कहेंगे सिमिलर। और सिमिलर फिगर को और कैसे डिफाइन करते हैं, तो भाई सिमिलर फिगर्स की एक डेफिनेशन ये भी होती है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, है ना, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। एक और इंपॉर्टेंट बात वो ये कि आप लोग एनसीईआरटी में जिस भी चैप्टर में एक्सरसाइज देखें और इस एक्सरसाइज में आपको फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू या ट्रू और फॉल्स मिलते हैं, आपको उन्हें छोड़ना ही नहीं है। बहुत अच्छे से दो दो बार उनकी प्रैक्टिस कीजिए, वहां से सीधे सीधे क्वेश्चंस उठाकर आपके एग्जाम में देखने मिलेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन, ये आपकी एनसीईआरटी के 6 चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। और जहां सर्कल्स में आपको ऐसी एक्सरसाइज मिलती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2nd चैप्टर में आपको ऐसा देखने मिलता है, पॉलिनोमियल्स में जहां जहां भी प्रोबेबिलिटी में आपको देखने मिलती है, आपको उन एक्सरसाइज को करना ही करना है, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स का फोर्स है जो कह रहा है कि टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट एंड डैश पॉइंट। एक सर्कल है, उस सर्कल पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें, सर्कल पर अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो वो सर्कल पे कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, हमें मालूम है कि वह सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो और इस जगह को क्या बोलते हैं, तो इसे हम कहते हैं बच्चों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाती है जगह जहां पर सर्कल और टेंजेंट दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। द मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड डैश ऑफ आर्क। एक सर्कल है, उस सर्कल में एक सेक्टर बन रहा है, ठीक है, यह है एक सेक्टर। इस सेक्टर की जो आर्क है, ये है एक आर्क, यहां से लेकर यहां तक, है ना भाई। सर्कमफेरेंस के किसी भी पार्ट को हम आर्क बोलते हैं, ऐसे ड्रॉ किया तो दिस इज आर्क, ठीक। अब अगर मैंने सर्कल में से एक सेक्टर निकाल लिया इस तरीके से, तो इस सेक्टर का ये जो पोर्शन है ये आर्क कहलाएगी। इसे हम क्या कहेंगे, ये क्वेश्चन में पूछा है, द मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर ऑफ अ सर्कल, यानी किसी भी सेक्टर में बनने वाली आर्क की मेजरमेंट को इसे क्या कहेंगे, तो इसे हम कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क इसका करेक्ट आंसर होगा। लेंथ ऑफ आर्क, यहां पर लेंथ आएगा, ठीक, और जिसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था दैट इज लेंथ ऑफ आर्क, जो कि होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, है ना, ये हम लोग ने पढ़ रखा है। 6th, द सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज इज ऑलवेज, सारी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होता है भाई, 1 होता है, ठीक है। सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करोगे कभी भी तो 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है। राइट ट्रू और फॉल्स इन दी फॉलोइंग। फर्स्ट मिल जाता है हमको कि ईच नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर।
हर एक नेचुरल नंबर क्या होल नंबर है? हाँ जी, हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। ठीक, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि 0, 1, 2 एंड सो ऑन, ये होल नंबर है। और नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, सभी ने पढ़ा है 1, 2, 3। अब जितने भी एवरीबडी नेचुरल नंबर हैं, क्या वो होल नंबर में भी लाई करते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल लाई करते हैं। तो ये तो हम लोग 6th क्लास में पढ़ चुके हैं ये वाली बात कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। तो ये हो जाएगा ट्रू कि सारे नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर होंगे। द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर इन प्रोपोर्शन। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो क्या उनकी करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो सेम प्रोपोर्शन में होंगी? हाँ जी, होती हैं। ट्रू, ये तो डेफिनेशन है सिमिलर होने की। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन then the angle between the horizontal line and the line of sight is angle of depression। हमसे कहा है कि जब एक ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन से, ठीक है, कुछ हाइट पर हो, ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर हो। ठीक, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है। तो जब कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया जाता है बच्चों, ठीक है, तो हमारी आई के लेवल पर अर्थ के पैरेलल जो लाइन ड्रॉ की जाती है, इमेजिनरी लाइन होती है, ये इसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा हूं जो ऊपर की तरफ है, ठीक है, तो मेरी आई के लेवल से अगर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाए तो ये कहलाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन। और इसके रिस्पेक्ट में अगर किसी ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम मेजर करेंगे। ठीक है, तो इस एंगल को क्या कहते हैं? तो बच्चों, जो भी एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर के ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करने के लिए देखने पर बनता है, उस एंगल को हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, जो नीचे से ऊपर की तरफ बनता है ना। कुछ इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहां से कुछ ऐसे एंगल बनेगा, तो दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। और आपने और भी क्वेश्चंस किए होंगे, है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कोई पर्सन है, ये अर्थ सरफेस है और ये किसी काइट को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, तो ये जब ऑब्जर्व करेगा किसी चीज को यहां से, ठीक है, ऑब्जर्व करेगा, तो जो एंगल बनेगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में बनेगा और ये हॉरिजॉन्टल लाइन अर्थ सरफेस के पैरेलल होगी, एक इमेजिनरी लाइन होगी। ठीक, इसे डॉटेड बनाया जाएगा और यहां पर हम कहेंगे कि ये एंगल जो है इसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाता है। तो वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन है। अच्छा, यही पर्सन अगर कहीं हाइट पर खड़ा होता और किसी नीचे रखे हुए ऑब्जेक्ट या बिल्डिंग से किसी कार को देखता और तब जो एंगल बनता, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में उस टाइम पे जो एंगल बनता है एवरीबॉडी, उस एंगल को एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा जाता है। ठीक, तो यहां पर कहा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन से जब ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट हो, देन एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट, ठीक है, इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये वाला एंगल एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं होता है, ये वाला एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन है, इसलिए ये क्या हो जाएगा बच्चों? फॉल्स हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ ट्राइंगल इज अ टेंजेंट इज अ सीकेंट, सॉरी, है ना, अ टेंजेंट इज अ सीकेंट। एक सर्कल पर जो टेंजेंट है वो सीकेंट होती है, ऐसा उन्होंने बताया। क्या ये बात सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, ये तो हो जाएगा फॉल्स। लेकिन बात कर लेते हैं सीकेंट और टेंजेंट है क्या। एक सर्कल के सरकमफेरेंस को टच करते हुए, सिर्फ एक पॉइंट पर सरकमफेरेंस से मिलते हुए अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए तो उस लाइन को हम टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, ये लाइन जो है ये टेंजेंट टू अ सर्कल है। ठीक, अच्छा, इसी तरीके से अगर किसी भी सर्कल में एक लाइन हो जो सर्कल के सरकमफेरेंस को इंटरसेक्ट करे, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट पर नहीं बल्कि 2 पॉइंट्स पर, यानी सरकमफेरेंस को क्रॉस करते हुए चली जाए। ठीक, तो बच्चों इस कंडीशन में इस लाइन को सीकेंट कहा जाता है, सीकेंट। ठीक है ना, तो कैसे भी हो सकती है, ऐसे भी कोई ड्रॉ कर सकते हैं कि भाई सर्कल है और ये लाइन है, क्या ये सीकेंट है? हम कहेंगे हाँ ये सीकेंट है। अब आप लाइन को आगे प्रोड्यूस करोगे, है ना, तो सीकेंट टू अ सर्कल। और टेंजेंट जो है वो सरकमफेरेंस को टच कर कर जाने वाली लाइन को कहा जाता है। तो ये हो जाने वाला है हमारा फॉल्स। फिफ्थ, द वॉल्यूम ऑफ कोन इज पाई आर स्क्वायर। नहीं, फॉल्स। कोन का वॉल्यूम क्या होता है भैया? तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3, है ना, पाई आर स्क्वायर एच। दिस इज वॉल्यूम ऑफ कोन। फिर इसके बाद कहा है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर कैलकुलेटिंग मीडियन। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज किया जाता है
मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए, और ये बिल्कुल ठीक है, क्या हम लोग एक CF का कॉलम बनाते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, है ना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में, तो बस वही बात पूछी है हमसे कि इसका इस्तेमाल मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं, मिल जाते हैं हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 4 मैच दी कॉलम की शक्ल में, जहां पर एक कॉलम में दिया हुआ है सबसे पहले साइन थीटा, ओके, और सभी साइन जीरो, साइन जीरो, तो साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है सभी को पता है भैया, साइन जीरो तो जीरो हो जाने वाला है, ठीक है। कॉस जीरो जो है वो 1 होता है, बड़ा सिंपल है। तो tan 30 1/√3, कहाँ है 1/√3, ये है 1/√3, ओके। एब्सिसा ऑफ पॉइंट x, तो x, 0, इसका एब्सिसा क्या है, तो हमें पता है भाई इसका एब्सिसा जो है वो x हो जाने वाला है, ठीक है। फोर्थ वाले का जो आंसर है वो E से मैच करेगा, है ना, फोर्थ। अब बात कर लेते हैं भैया एब्सिसा क्या कहलाता है। कभी भी बच्चों किसी भी पॉइंट की जिसके कोऑर्डिनेट फॉर एग्जांपल x, y है, ठीक है, इस तरीके से कार्टेशियन प्लेन होगा, ये ओरिजिन होगी, कहीं पर मान लेते हैं एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट से x, y, ठीक। तो इस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, है ना, और डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट की x एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है बच्चों, उसे हम कहते हैं उसका ऑर्डिनेट, और y एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है बच्चों उसे हम कहते हैं इसका एब्सिसा, यानी दिस इज एब्सिसा एंड दिस इज ऑर्डिनेट। ये बात हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी थी, ठीक है, और 9th के 3rd चैप्टर में हमने इस बात को पढ़ा था। और आसानी से समझना हो तो हम क्या कहेंगे भाई, फॉर एग्जांपल कोई हमसे कहे एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हैं 2, 3, ठीक है, इसमें एब्सिसा क्या है, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो पहला वाला यानी x कोऑर्डिनेट होता है वो हो जाएगा हमेशा एब्सिसा, ठीक है, और जो बाद वाला यानी y कोऑर्डिनेट होता है वो हो जाएगा हमारा ऑर्डिनेट, ओके। तो हमेशा x कोऑर्डिनेट जो है वो है एब्सिसा और y कोऑर्डिनेट जो है वो है ऑर्डिनेट। तो हमसे पूछा है कि इसमें एब्सिसा क्या होगा, तो हम कहेंगे भैया एब्सिसा यानी x की जगह पर कौन है, तो x ही है, तो ये हो जाएगा हमारे पास x, ठीक है। फिर इसके बाद डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x, y फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस क्या होगा, तो ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने के लिए आप वैसे डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला जो कहता है कि अगर दो पॉइंट हैं a और b, तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस AB इज इक्वल्स टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये जो है डिस्टेंस फॉर्मूला है 7th चैप्टर से, और अगर हम इसे अप्लाई करें इसी तरीके से कि ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, तो ये आ जाने वाला है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। 5th वाले का आंसर हो जाएगा बच्चों, यहां दिख रहा है मुझे A, ठीक है, इससे मैच कर जाएगा ये। इसके अलावा कोई और ऑप्शन से मैच कर भी नहीं रहा है, और आप इसे फॉर्मूले में पुट करें, एक पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है x, y और दूसरा ओरिजिन, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बच्चों 0, 0। अब किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x1 और y1 मान ले, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स को मैं मान लेता हूं कि भाई ये है x1 और ये है y1, और इनमें से किसी को मान लें x2 और y2, तो इसको मान लिया मैंने x को x2 और y को y2। फॉर्मूले में पुट करोगे यू विल गेट √x² प्लस y², ठीक। डिस्टेंस बिटवीन 0,4 एंड 3,0, दो पॉइंट्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस बताना है। 0,4 एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और 3,0 दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। अभी हमने कहा था डिस्टेंस फॉर्मूला है, दो पॉइंट हो उनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। अगर दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, किसी को भी मान लो, किसी के भी कोऑर्डिनेट्स को मान लो x1 और y1, ठीक है, और किसी दूसरे जो बचा हुआ है वो हो जाएगा x2 एंड y2। आप इसको भी x1 y1 मान लेते तो x2 y2 हो जाता। तो फॉर्मूले में अगर हम पुट करें तो AB इज इक्वल्स टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 क्या है बच्चों 3, माइनस x1 क्या है 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है 0, माइनस y1 क्या है बच्चों 4 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे, AB इज इक्वल्स टू √3 माइनस 0 दैट इज 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0 माइनस 4 दैट इज माइनस 4 का स्क्वायर। तो AB इज इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, AB इज इक्वल्स टू √9 प्लस 16 दैट इज 25, और √25 क्या होता है बच्चों 5। तो हमें इस तरीके से 5 यहाँ पर
सी में आंसर मिल जाएगा। ठीक, अब स्मार्ट वर्क क्या कहता है कि भाई जो जो आपको डायरेक्टली पता है वो तो आप कर दो। ठीक, फिर उसके बाद अब हमें पता था कि भाई सिक्स्थ में यही होना है, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि हमें सिर्फ ऐसे नहीं कि मैं आपको एक्सप्लेन ना करूं, मैं सारे क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा, है ना, कहीं पर आप फंस भी जाएं तो हम इन्हें कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, अदरवाइज वो तो हमें दिख ही रहा है कि भाई सिक्स्थ में यही बचा है तो यही इसका आंसर होगा, लेकिन हमें भी पता होना चाहिए उनका आंसर, इसलिए हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं विद डिटेल्ड सॉल्यूशंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट द आंसर इन वन वर्ड सेंटेंस, और यह है क्वेश्चन नंबर 5 जहां पर कहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ इक्वेशन इन विच द वेरिएबल हैज मैक्सिमम 2 पावर। ऐसी इक्वेशन का नाम बताइए जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम 2 की पावर होती है, और हम सबको पता है ऐसी इक्वेशन को क्या कहते हैं एवरीबॉडी, तो ऐसी इक्वेशन को जो है वो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हमारे 4th चैप्टर का नाम है, जिसका भी अभी मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, जहां वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है, इसीलिए उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। व्हाट इज दी नेक्स्ट टर्म 5, 10, 15? भाई कोई भी बता देगा, ये तो किसी भी क्लास का बच्चा बता देगा, यहाँ पर तो 20 आने वाला है। ठीक, विच टाइप ऑफ ट्राइंगल आर ऑलवेज सिमिलर? कौन से ट्राइंगल हमेशा सिमिलर होते हैं? किस टाइप के ट्राइंगल जो हैं वो हमेशा सिमिलर होंगे? तो हम कहेंगे देखो, सिमिलर का मतलब अभी अभी हमने पढ़ा था, जो दिखने में एक जैसे हो, है ना, जिनका शेप एक जैसा हो। ठीक है, कौन से ट्राइंगल है जिनका शेप एक जैसा होता है? तो हमें पता है भाई इक्विलैटरल ट्राइंगल है। ठीक है, जिनका शेप एक जैसा होता है क्योंकि इनकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, और सिमिलर फिगर्स के लिए हम लोगों ने डेफिनेशन भी पढ़ रखी है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में हर एक एंगल जो है बच्चों को 60 डिग्री का होता है। अब चाहे आप कितना ही बड़ा ट्राइंगल बना लें और कितना ही छोटा ट्राइंगल बना लें, एंगल तो जो है वो 60 डिग्री आने वाले हैं। ठीक है, और तीनों इक्वल हैं तो हमेशा प्रोपोर्शनल ही होंगी सारी साइड्स। तो हम कहेंगे यहाँ पर आंसर हो जाने वाला है हमारे पास इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के नेम द लाइन पासिंग थ्रू आवर आईज एंड पैरेलल टू द अर्थ सरफेस। भाई अभी अभी डिटेल में डिस्कस किया था हमने कि वो लाइन कौन सी है जो हमारी आई के सामने से पास करती है और अर्थ सरफेस के पैरेलल होती है, तो इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, इसके बाद व्हाट इज द मेजर ऑफ द आर्क करस्पॉन्डिंग टू द सेक्टर कॉल्ड? किसी भी, ये तो सेम ही क्वेश्चंस हो गए सेट में, वही के वही क्वेश्चंस वहां पर थे, वही क्वेश्चंस यहां पर इन्होंने पूछ लिए हैं। व्हाट इज द मेजर ऑफ द आर्क करस्पॉन्डिंग टू द सेक्टर कॉल्ड, यानी वो आर्क जो होती है किसी भी सेक्टर की, उसकी मेजरमेंट को क्या कहा जाता है? तो हम लोगों ने अभी पढ़ा हुआ था बच्चों, इसे कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क। ठीक, फिर इसके बाद व्हाट विल बी दी वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो ये हो जाएगी एवरीबॉडी 1, है ना, किसी इवेंट के होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जहां पर मिल जाता है हमें एवरीबॉडी, क्वेश्चन नंबर 6 जहां पर कहा है एक्सप्रेस दी नंबर 140 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना, 140 को उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में हमें यहाँ पर बताना है। चलिए तो इसे देख लेते हैं। सिक्स क्वेश्चन में सबसे पहले 140 की बारी आती है, तो 140 को प्राइम फैक्टर्स में कैसे रिप्रेजेंट करें? बचपन में सीखा था, इस तरीके से 140 को लिखना है ना, और डिवाइड करना शुरू करना है। आप 2 से डिवाइड करोगे 70 टाइम्स, फिर 2 से करोगे 35, फिर 2 से नहीं होगा, फिर 3 से चेक कीजिए, 3 से नहीं होगा, 5 से चेक करें, है ना, 5 से हो जाएगा 7, और फिर 7 से चला जाएगा 1। तो हम कहेंगे कि 140 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या आ जाएंगे? 2 × 2 × 5 × 7, और 2 × 2 को हम क्या लिख सकते हैं? तो हम कहेंगे 140 इज इक्वल्स टू 2 to the power 2 × 5 × 7, और ये 140 को हमने प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया है, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है बच्चों? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर से, लेकिन ऐसा क्वेश्चन 2 मार्क में आपको एग्जाम में देखने मिल जाएगा। तो हो सकता है इसकी जगह कोई भी वैल्यू आ जाए, करना यही है जो हम लोग 6th 7th क्लास में किया करते थे। ठीक है, कैन टू, और में देख लेते हैं क्या है, तो कैन टू नंबर हैव 18
as their HCF and 380 as their LCM, give a reason। क्या ऐसे दो नंबर हो सकते हैं जिनका HCF, ठीक है, जो है वो कितना हो जाए, तो HCF कितना हो 18 एंड 380 एज देयर LCM, तो LCM कितना हो, तो LCM हो जाए वहां पर 380। क्या ऐसे नंबर पॉसिबल हैं भाई? कैसे करेंगे, तो देखिए हम सबने एक फॉर्मूला पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो कहता है कि HCF ऑफ टू नंबर इनटू LCM ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, दो नंबर के LCM और HCF का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट की इक्वल होता है, ये बात हमने पढ़ी है। यानी अगर इन दोनों नंबर का मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो इन दोनों टर्म्स का मैं मल्टीप्लाई करूं, HCF और LCM का मल्टीप्लाई करूं तो वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होने वाला है। ओके, वहीं से अगर मैं कहूं कि HCF से अगर मैं 380 को डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, तो हमें एक वैल्यू मिलनी चाहिए जो एक होल नंबर के टर्म में एक वैल्यू मिले, ठीक ना, एक कंप्लीट वैल्यू के फॉर्म में हमें एक आंसर मिलना चाहिए अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं। अगर ऐसा है तब तो ठीक है, अगर डेसिमल में आंसर आ रहा है तो फिर हम कहेंगे कि हाँ ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, 380 को लिखना है हमको और 18 से डिवाइड करके देखना है, जीरो रिमाइंडर आ जाता है यानी कंप्लीटली 380 18 से कट जाता है तो हम कहेंगे हमारी बात बन गई है ना, और नहीं होता है तो हम कहेंगे भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है ऐसे कोई दो नंबर। तो हम अगर इसको 18 से डिवाइड करें तो 18 2 जार हो जाता है 36, 2 आ जाएगा, ठीक है, और 18 1 18 और 2 आ जाएगा और हमें पता चल गया कि भाई रिमाइंडर क्या आ रहा है 2, है ना, यानी कि ये डेसिमल में आंसर आने वाला है। क्योंकि डेसिमल में आंसर आने वाला है इसलिए हम कहेंगे कि नो, two number have 18 as their HCF and 380 as their LCM is not possible। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे दो नंबर पॉसिबल नहीं है। राइट द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है, तो बहुत आसान सी थ्योरम है जो कहती है कि, लिख ही देता हूं मैं इसको, कि एवरी नेचुरल नंबर, है ना, और कहीं पर इसे क्या और लिख देते हैं, कंपोजिट नंबर भी लिख देते हैं। ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। कोई से भी नंबर को, कोई से भी नेचुरल नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, और यही थ्योरम आगे कहती है कि ईच नंबर हैव इट्स यूनिक फैक्टर्स। हर एक नंबर के पास अपने यूनिक प्राइम फैक्टर्स होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं 6, है ना, एक 6 एक नंबर है जिसके प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 × 3। तो ये जो प्राइम 6 को, एक तो पहला थ्योरम ने क्या कहा कि किसी नंबर को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, हर एक नंबर को लिखा जा सकता है, एक बात। दूसरी बात जो यहां पर बोली है ना, हर एक कंपोजिट नंबर की यहां पर खास तौर पे बात की गई। कंपोजिट नंबर का मतलब जो प्राइम नहीं है, ठीक है ना, उन्हें। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है वो यहां पर ये कही गई कि जो भी इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे या प्राइम फैक्टर्स में लिखने का जो भी इसका तरीका होगा वो यूनिक होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि 6 को लिख सकते हैं हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में 2 × 3, तो 2 × 3 के रूप में किसी और नंबर को लिखना पॉसिबल ही नहीं है। अगर कहीं पर भी किसी नंबर को लिखा गया इस फॉर्मेट में कि उसके प्राइम फैक्टर है 2 × 3, मतलब पक्का कि वो नंबर क्या ही होगा एवरीबॉडी, 6 ही होगा। इसके अलावा अगर प्राइम फैक्टर में कोई बदलाव आता है 2 × 2 × 3, तो वो नंबर की वैल्यू भी बदल जाएगी। यानी देयर इज ओनली अ यूनिक वे, ठीक है, उसे प्राइम फैक्टर्स में लिखने के लिए। और में देख लेते हैं, कहा है कि एक्सप्रेस द नंबर 7429 एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। सिंपल है, बिल्कुल जैसे हमने अभी पिछला क्वेश्चन किया था 7429 को, है ना, डिवाइड करेंगे, ऐसे करके करते जाएंगे और लिख देंगे। अभी हमने किया है क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 7x + 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। अगर आप लोगों ने मेरी पॉलिनोमियल वाली वीडियो देखी हो तो आप लोगों से ये क्वेश्चन 100% बनने वाला है।
नहीं देखी है तो जाकर एक बार देखिए, और ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा ही आएगा, ये बात मैं पहले आपको बता चुका हूं, ठीक है। कहा है इसके जीरोस निकालने हैं, तो हम कहेंगे भाई सबसे पहले तो पॉलिनोमियल देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक। अब किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस निकालने के लिए पहला तरीका है कि उसे फैक्टराइज कर लो, और फैक्टराइज करने के लिए अगर हम इसे देखें तो यहाँ में स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, लास्ट में क्या दिया हुआ है 10, यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं है तो 1, तो 10 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 10। ये रफ साइड है, रफ पोर्शन है ना, इस तरफ लिख लेता हूँ मैं, ये रफ वाली बात मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि भैया ये रफ में लिख रहा हूँ मैं कि हमने प्रोडक्ट किया ए और सी का तो हमें मिला 10। अब 10 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे, तो हम कहेंगे भैया 2 5s are 10 होता है, ठीक है, और 10 1s is 10 होता है। इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिडिल टर्म मिल जानी चाहिए, तो हमने कहा 2 + 5 कितना आ जाएगा 7, और यही चाहिए था हमें, तो हमें 7 को क्या लिख सकते हैं 2x + 5x। ये रफ में करने वाला काम है, जो हमें पता चल गया कि हाँ मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का सही तरीका होगा 2x + 5x, तो हम कहेंगे x स्क्वायर प्लस 2x + 5x + 10, यानी 7x की जगह लिख दिया 2x + 5x। ये तरीका हम सभी ने सीखा है। अब इसके बाद दो टर्म्स के पेयर बनाने हैं और उनमें से कॉमन निकाल लेना है। तो पहले मुझे दिख रहा है x स्क्वायर प्लस 2, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो x कॉमन है। क्योंकि x कॉमन निकाल लिया तो x स्क्वायर में से x कॉमन निकाला तो क्या बच रहा है अंदर x, प्लस है तो प्लस लगाएंगे भाई, 2x में से x कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा 2, प्लस है तो फिर प्लस लगाए, इन दोनों में कौन है तो भाई 5 यहाँ पर भी 5 यहाँ पर भी, 5 को कॉमन निकाल लेंगे। 5 को कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर क्या बच गया x, 10 में से 5 निकाल ही लिया तो क्या आ जाएगा 2। ब्रैकेट्स में टर्म सेम आएगी तो एक बार लिख देना है, तो x + 2 मैंने एक बार लिख दिया, और जो अलग से आया हुआ है उसको कॉमन निकालने वाली टर्म्स को लिख देंगे, तो दैट इज x + 5। x + 2 x + 5 ये दोनों हो जाएंगे x स्क्वायर + 7x + 10 के जो है ना फैक्टर्स। और इन फैक्टर्स को अगर हम लिखें जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी हम इस पॉलिनोमियल के जीरो निकाल रहे हैं, तो हमें करना कुछ भी नहीं, एक बार इस फैक्टर को और एक बार इस फैक्टर को जीरो से कंपेयर कर देना है। तो हम कहेंगे x + 2 = 0, तो x = क्या मिल जाएगा हमें -2, तो एक वैल्यू मिलेगी हमें, ठीक है। और यहाँ पर हम देख लेंगे x + 5 = 0, तो x = क्या मिल जाएगा बच्चों -5, तो x की एक और वैल्यू मिल जाएगी। ये जो दो वैल्यूज मिली हुई हैं x की, ठीक है, x = -2 और x = 5, यही होंगे हमारे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो। इसके बाद हमें इसके रिलेशन को वेरीफाई करना, आप एक को अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं, और फिर रिलेशन वेरीफाई करने के लिए आ जाते हैं। रिलेशन भी वेरीफाई करना हमने सीखा है। सभी को याद होना चाहिए कि सम ऑफ जीरोस कितना होता है बच्चों, -b/a। वेरी गुड, है ना, सभी को याद है। तो सम ऑफ जीरोस -b/a, एक 0 -2 और एक 0 -5, तो हम कहेंगे -2 + -5, दैट इज सम ऑफ जीरो, है ना, दोनों जीरो को ऐड कर दिया, = माइनस व्हाट इज b 7/a, व्हाट इज a 1, तो -2 + -5, -2 -5 दैट इज -7 = -7। क्या ये रिलेशन वेरीफाई हो रहा है? हाँ। सम ऑफ जीरोस -b/a के इक्वल है, हाँ है। चलिए अगला रिलेशन वेरीफाई कर लेते हैं, जो कि होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और ये कितना होता है सभी जानते हैं, c/a के इक्वल होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, एक जीरो क्या निकाला हमने -2 इंटू दूसरा जीरो क्या निकाला हमने -5, दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए भैया c/a। c क्या है हमारे पास 10/a कितना है 1, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5s are 10 और -2 इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 5s are 10 माइनस प्लस का 10 = प्लस का 10, तो 10 = 10। हाँ जी, रिलेशन वेरीफाई हो रहा है। ये सब करोगे तो 2 नंबर आपको बड़े आसानी से मिलने वाले हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था, इसकी प्रैक्टिस पहले कर चुके हैं हम। 8th क्वेश्चन पर आ जाते हैं, सॉरी उसी का और वाला है, ठीक है, 8th का और है, जहां पर कहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ द नंबर 4,1, है ना, एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। यानी कहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताइए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा अगर 4,1 जो है वो उसके जीरोस के सम और प्रोडक्ट दिए हुए हैं रिस्पेक्टिवली। ये वाली प्रैक्टिस भी हम कर चुके हैं कि 4 जो है वो क्या होगा, तो हमें पता है कि सम ऑफ जीरोस इज गिवन एज 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस
इज 1, ठीक है। सम ऑफ जीरोज हम जानते हैं कि भाई सम ऑफ जीरो का मतलब माइनस, सम ऑफ जीरो का मतलब माइनस बी अपॉन ए, जो कितना दिया हुआ है हमें 4 के अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या ले लेंगे 1। अब ये तरीका हम लोगों ने सीखा था कि हमें यहाँ पर सिर्फ चाहिए है वैल्यू ए की, बी की और सी की। अगर इन तीनों की वैल्यू पता है तो एक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक फॉर्म में अगर लिखा हो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ए बी सी तीनों की वैल्यू रखोगे पॉलिनोमियल बन जाएगा। सम ऑफ जीरोस जो गिवन है हमें माइनस बी अपॉन ए, और वो दिया हुआ है हमें 4, तो माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। 4 अपॉन में कुछ भी नहीं है तो 1 लगा लेंगे। अब हमें डायरेक्टली कंपैरिजन करना पड़ता है सम ऑफ जीरो के केस में, तो ए का मतलब क्या है, तो ए की वैल्यू है 1। माइनस बी का मतलब अगर 4 है तो बी का मतलब क्या, -4 हो जाएगा। हाँ जी, बी की वैल्यू आ जाएगी -4। इसके बाद क्या कहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब क्या होता है भैया, सी अपॉन ए, और जो कितना दिया हुआ है हमारे लिए 1 दिया हुआ है, ठीक है, सी अपॉन ए। अब कोई यहां पर इसमें डायरेक्टली कंपैरिजन नहीं करेगा, ये बात भी हमें याद होगी। हमें क्या करना है, सी अपॉन ए में जो सी अपॉन ए की वैल्यू हमने पहले निकाल ली, उस वैल्यू को हमेशा पुट करना है आपको, ठीक है, और उस वैल्यू को ट्रांसपोज कर सी की वैल्यू निकालनी है। हालांकि इस केस में ये वैल्यू डायरेक्टली ऐसे ही पता चल रही है कि ये 1 होगी, लेकिन हो सकता है यहाँ पर कुछ भी होता है, एक ही जगह 4 होता तो 4 यहाँ चले जाता तो 4 सी की वैल्यू 4 आ जाती, यानी हमें हमेशा ए की वैल्यू को पुट करके ट्रांसपोज करना है यहाँ पर, ठीक है, और फिर सी की वैल्यू मिलेगी, तो सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। पॉलिनोमियल होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो ए दैट इज 1, ठीक है, 1 एक्स स्क्वायर प्लस बी जो कि है -4 एक्स प्लस सी जो कि हमारे पास 1, ठीक है, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस माइनस -4x और ये हो जाएगा प्लस का 1, तो ये मिल जाएगा हमारे पास सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और पिछला क्वेश्चन किया था जस्ट उसका अपोजिट है, तो ये वाली बात भी हम लोग पहले करना सीख चुके हैं। जिससे नहीं बन रही हो बड़ी डिटेल में पॉलिनोमियल वाली वीडियोस एक बार देख लीजिएगा। और ये सेम क्वेश्चन है जहां पर क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द नंबर -1/4 1/4 एज द प्रोडक्ट, वही सेम है ना, सम माइनस बी अपॉन ए, क्या दिया हुआ है हमको -1/4 है ना, तो ए क्या हो जाएगा हमारे पास, वही तरीका बिल्कुल सेम है भाई, ए हो जाएगा 4, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि माइनस बी अगर -1 है तो बी की वैल्यू 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरो तो सी अपॉन ए, ठीक है, कितना गिवन है हमें 1/4, ए की वैल्यू क्या है 4, तो ए की वैल्यू निकालेंगे, सी अपॉन ए की जगह 4 को यहाँ पे बार बार बोल रहा हूँ मैं कि यहाँ सी की वैल्यू निकालने के लिए आपको ए की वैल्यू को पुट करना है, तो हमने ए की वैल्यू जो निकाली थी उसको पुट कर दिया। यानी कि सम ऑफ जीरो में डायरेक्ट कंपेयर करना अलाउड है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो में डायरेक्ट कंपेयर करना अलाउड नहीं है, वहां पर ए की वैल्यू रखनी पड़ेगी, रख दी, इज इक्वल्स टू 1/4 था, सी इज इक्वल्स टू 4 इधर चला जाएगा, 4/4 ये हो जाएगा 1, सी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1, तो ए हो गया 4, बी हो गया 1 और सी हो गया 1। पॉलिनोमियल का फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो कि हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 9th का, और फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ना, चलिए वैसे ही क्वेश्चन अभी हमने जो किया बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हाँ जी, 2 मार्क के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आया जहां पर बोला है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, ये एक इक्वेशन है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 ये दूसरी इक्वेशन है। और ऐसा क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है आपके एग्जाम में, जहां पर सीधी 2 इक्वेशंस होंगी और उन्हें सब्स्टिट्यूट कर या एलिमिनेट कर सॉल्व करने के लिए आपसे कहा जाएगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 इसे फर्स्ट इक्वेशन माना, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 इसे सेकेंड इक्वेशन हमने बना लिया है ना। और इसके बाद हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पर लगानी है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे लगाई जाती है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ज़रा ध्यान से समझिएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने का प्रोसेस ये है कि आपको किसी एक इक्वेशन को फर्स्ट और किसी को भी सेकंड मान लेना है, फिर उसके बाद आपकी मर्जी की कोई सी भी एक इक्वेशन चुन लो। जैसे मैं उठा लेता हूँ इक्वेशन सेकंड, तो मैं यहाँ लिखूंगा इन इक्वेशन सेकंड,
मैंने सेकंड उठा लिया, आप कोई भी उठा सकते हो। सेकंड इक्वेशन लिखी मैंने, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब एक, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो इसमें 2 वेरिएबल होंगे x एंड y। आपको उन दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल को चुन लेना है, तो मैंने यहां पर चुन लिया x। ठीक, अब जिस भी वेरिएबल को आपने चुना है उसको वहीं पर रखिए और बाकी सारी टर्म्स को ट्रांसपोज कर दीजिए ताकि उस वैल्यू उस वेरिएबल के लिए कोई पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाए। हमें x को सब्जेक्ट बना लेना है, आप y को भी बना सकते हैं। तो अगर मैं x को चुन लूं और x को यहीं रखूं और बाकी सबको उस तरफ भेज दूं, तो क्या ये y इस तरफ जाकर प्लस का y हो जाएगा और हमें मिल जाएगा x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई। यहां पर हमने x को सब्जेक्ट बनाया तो इक्वेशन में x के लिए एक वैल्यू मिली जो कि है 4 प्लस वाई। ठीक है, यही मेन तरीका है सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करने का। दो इक्वेशन में से एक को फर्स्ट एक को सेकंड मानो, उन दोनों में से किसी भी इक्वेशन को चुन लो। मैंने सेकंड को चुना, उसमें इक्वेशन में x वेरिएबल है, y वेरिएबल में से किसी भी एक वेरिएबल को आप चुन लीजिए, बाकी को दूसरी साइड भेजिए, तो एक वेरिएबल के लिए आपको कुछ वैल्यू मिल जाएगी और उसे बना लेना है हमें हमारी इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद करना कुछ भी नहीं है भैया, क्योंकि हमारे पास x के लिए एक वैल्यू आ गई है। तो जो इक्वेशन आपने पिक की थी, जैसे हमने सेकंड इक्वेशन को चुना था, तो सेकंड इक्वेशन से हमने कुछ यहाँ पर रिजल्ट निकाल लिया। तो अब हम सेकंड को टच नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन की बात करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर देखो, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 थी और x की वैल्यू हमने निकाली है जो कि है 4 प्लस वाई। तो क्या फर्स्ट इक्वेशन में हम x की जगह 4 प्लस वाई लिख सकते हैं? इसमें बिल्कुल भी नहीं लिखना है, क्योंकि इसको तो हमने मॉडिफाई किया ही है। ठीक है, जिसको आपने चुन लिया था उसको नहीं, जिसको नहीं चुना था उसकी बारी है। ठीक है, तो हम कहेंगे x की एक वैल्यू है हमारे पास इक्वेशन 3 में और इसे पुट कर दिया जाए इक्वेशन नंबर 1 में। तो करना कुछ भी नहीं, सिर्फ लिखना है भाई साहब, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 और x की वैल्यू क्या है 4 प्लस वाई। तो x की जगह क्या लिख देंगे हम, 4 प्लस वाई। ठीक है, और क्या है प्लस वाई। ठीक, ये मैंने x की जगह लिखा, देखो 4 प्लस वाई। ठीक है, और x प्लस वाई। ठीक, 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस वाई दैट इज 2y इज इक्वल्स टू 14। सॉल्व कर लेंगे, 2y इज इक्वल्स टू 14 माइनस 4, 2y इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 2 और y इज इक्वल्स टू 5। बड़ा आसान है। ठीक है, y इक्वल्स टू मिल गया हमें 5। ये तो यहां से तो सभी से बन ही जाएगा। ठीक, क्योंकि y की वैल्यू हमें मिल गई है, y इज इक्वल्स टू 5 मिल गया है। तो अब जो भी वैल्यू हमें वेरिएबल की मिली, दोनों में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू यहां से आ जाएगी और जैसे हमें यहां पर y की वैल्यू मिलेगी, इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में, आप फर्स्ट में सेकंड में किसी में भी रखो, हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे हमें यहाँ पर y की वैल्यू मिली है, ठीक, तो हम इसे पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। या अगर हमने y को चुना होता तो हमें x की वैल्यू मिलती, तो पुट करने पर हमें फिर y की वैल्यू मिल जाती। तो हमारे पास अभी y की वैल्यू है, हम फिर यहाँ पर लिख देंगे भाई कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, ठीक है, इन इक्वेशन 3। कौन सी इक्वेशन में रखी जाए अगर वेरिएबल की वैल्यू आए, किसी में भी रखो आंसर आएगा, लेकिन इजी किस में होगा बच्चों, 3 में, क्योंकि 3 में डायरेक्टली हमारे पास x के लिए जो है ना सब्जेक्ट बना हुआ है। तो हम कहेंगे कि x इज इक्वल्स टू, पहले हम जानते हैं कि 4 प्लस वाई है, ठीक है, और x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई कितना है हमने निकाला 5, तो ये क्या हो जाने वाला हमारे पास 9। तो हमें आंसर आ गए हमारे बच्चों कि x इज इक्वल्स टू है वो होगा 9 और y इज इक्वल्स टू है वो है 5। ठीक, अब सब्स्टिट्यूट करना किसे कहते हैं इस बात को थोड़ा सा समझिए। जब अगर आपने कोई सा भी गेम खेला हो या देखा हो क्रिकेट फुटबॉल, तो यहाँ पे क्या होता है, जब एक किसी प्लेयर को इंजरी हो जाती है तो उस प्लेयर को बाहर कर देते हैं और दूसरा प्लेयर उसकी जगह आकर फील्डिंग करने लगता है, ऐसा आप लोगों ने देखा होगा। तो बच्चों जगह बदल लेना ना, इसको हम सब्स्टिट्यूट करना कहते हैं या इसे हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। और अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने x को सब्जेक्ट बनाया
और x की इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जगह बदल दी, यानी x की जगह हमने क्या लिख दिया, x की जगह हमने लिख दिया 4 + y। तो x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया, उसकी जगह बदल दी, तो x वेरिएबल हटकर वहां पर y की टर्म आ गई, जिससे ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गई, जिससे हम इसे सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो ये होती है सब्सटीट्यूशन मेथड, और किसी में भी आप इसे लगा सकते हो, कैसी भी इक्वेशन हो इसी तरीके से किया जाएगा। ठीक है, फिर 10th के और में कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट नंबर है, उस 2 डिजिट नंबर को फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा जाता है XY। ठीक है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कोई सा भी नंबर हो सकता है, फॉर एग्जांपल 26, तो ऐसे लिखा ना मैंने, तो एक डिजिट है 6 और एक डिजिट है 2, इस तरीके से, तो मैंने कहा मान लीजिए उसे लिखा जाता है XY। ठीक, और इसको मैं आपको समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूं, शुरुआत हम इसकी कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए उसे हम ऐसे लिखते हैं। ठीक, तो उसके दोनों डिजिट का जो सम है वो कितना दिया हुआ हमें 9, दोनों को ऐड करोगे तो 9 आ जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला है। अब अगर आप ध्यान से देखो, कोई सा भी 2 डिजिट नंबर अगर लिखा जाए तो वंस प्लेस पर एक डिजिट होगा, टेंस प्लेस पर दूसरा डिजिट होगा। ठीक है, तो हम कंसीडरेशन में इन्हीं को मान लेंगे। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम में सॉल्व करते हुए सबसे पहले हमें अजम्पशन लिखनी होती है कि हमने क्या माना, तो हम सबसे पहले यहां पर लिखेंगे कि लेट वंस डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर बी y, मान लो वंस प्लेस पर क्या आ रहा है y। ठीक है, एंड टेंस डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर बी x, तो उस नंबर को कैसे लिखा जाएगा, कुछ इस तरीके से XY। ठीक है, इसके बाद कहा कि उन दोनों का सम कितना है बच्चों 9। ठीक, उन दोनों का सम 9 है, यानी अगर इन दोनों को ऐड कर दे, जैसे 26 2 डिजिट नंबर है, इसके दोनों डिजिट का सम 2 + 6 होगा। ठीक है ना, 2 और 6 दोनों को ऐड कर दो तो जो आ जाएगा 8। एक एग्जांपल मैंने दिया आपको, तो बिल्कुल इसी तरीके से हमसे कहा है कि उन दोनों का सम कितना है एवरीबॉडी, तो सम है यहाँ पर 9। तो मैं अगर दोनों को ऐड कर दूं, यानी x और y, तो ये कितना आना चाहिए 9, और हमारे पास आ गई है हमारी एक इक्वेशन x + y = 9। जो क्वेश्चन में पहली कंडीशन दी थी, उस कंडीशन से मैंने एक इक्वेशन बना ली, x + y = 9, इसे मान लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जहां कहा है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। ठीक है, इस नंबर का 9 टाइम्स is twice the number obtained by reversing the order of the digit। वो डबल होगा अगर इसके डिजिट को रिवर्स कर दिया जाए उसके, then find the number। देखो, ये तो मैंने लिखने का एक तरीका बता दिया था कि अगर 2 डिजिट नंबर लिखा होगा तो वो इस तरीके से लिखा होगा, लेकिन 2 डिजिट नंबर की अगर हम वैल्यू की बात करें तो वो वैल्यू किस तरीके से लिखी जाएगी, थोड़ा सा ये भी हम समझते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला 26, तो 26 का मतलब 2 और 6 बिल्कुल भी नहीं है, 26 का मतलब है 20 + 6। वंस प्लेस पर जो है वो एज इट इज ऐड कर दिया जाएगा, लेकिन टेंस प्लेस पर जो है उस डिजिट का 10 में मल्टीप्लाई कर ऐड किया जाएगा, तब ये कंप्लीट वैल्यू बनेगी 26। ऐसे अगर हमने कहा कि हमारे पास एक 2 डिजिट नंबर है जिसे हमने बोला XY, तो क्या इसे मुझे लिखना पड़ेगा 10x + y, तब तो इसकी कंप्लीट वैल्यू के इक्वल, मतलब इस XY की जो भी एग्जैक्ट वैल्यू होगी, क्या वो ऐसे लिखी जाएगी 10x + y, जैसे मैंने लिखा 20 + 6, जहां पर वंस डिजिट तो एज इट इज लिख दिया जाएगा, लेकिन टेंस प्लेस पर आने वाले का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 डिजिट होता तो जो है ना वो हम 100 से भी मल्टीप्लाई कर देते, है ना। तो ये भी हम लोगों ने बड़ा सीखा है, मतलब छोटी क्लासेस में आप लोग किया करते हो। कोई बोले भैया 343, आप याद करो तो आप कहते थे 300 + 40 + 3, है ना। ये एक्चुअली में यही मैंने यहां पर कर दिया जो आप छोटी क्लासेस में करते थे। तो XY को हम लिख सकते हैं, XY जो मैंने उसे नंबर्स के फॉर्म ऐसे डिजिट में लिखा है भाई, है ना, XY, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है एग्जैक्टली 10x + y। तो 9 टाइम्स दी नंबर, वो नंबर क्या है 10x + y, ये है एक्चुअली में वो 2 डिजिट नंबर की वैल्यू। ठीक है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर,
इस नंबर का 9 टाइम्स, ये है वो नंबर, और इस नंबर का 9 टाइम्स यानी 9 से मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इज ट्वाइस यानी इज आ जाए कहीं पर भी तो इक्वल लगा देने का। और फिर कभी अगर टाइम मिलेगा तो मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में वर्ड प्रॉब्लम को बनाना सिखाऊंगा, कभी आप गलती नहीं करोगे। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस, इस नंबर का 9 टाइम्स ट्वाइस है यानी डबल है, ठीक है। ट्वाइस किसके डबल है? नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। अगर हम इसके डिजिट के ऑर्डर को रिवर्स कर दें, ठीक है, एक्स की जगह वाई लिख दें और वाई की जगह एक्स लिख दें, तो जो नंबर आएगा उसके डबल के बराबर है। किसी नंबर का 9 टाइम्स रिवर्स करने के नंबर के डबल के इक्वल है, तो रिवर्स किया तो क्या बनेगा? ये वाई एक्स, जिसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? tan y प्लस एक्स। तो वैल्यू तो हो गई बच्चों tan y प्लस एक्स, यानी ये हो गया वो नंबर, और ये कितना होगा? उसका डबल होगा, ठीक है। इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, रिवर्स करने पर। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से एक और कंडीशन मिल जाती है जहां पर 9 इंटू समथिंग समथिंग जो भी इसे हम सॉल्व करते हैं, तो 9 इंटू 10, तो भैया ये हो जाने वाला है हमारे पास 90x प्लस 9y मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल्स टू 2 10s आर 20y प्लस 2x, ठीक। और इन्हें हम सेपरेट कर देंगे तो ये हो जाएंगे हमारे पास 90x, 2x इधर आ जाएगा तो माइनस 2x प्लस 9y, ठीक है, माइनस 20y इज इक्वल्स टू 0। मैं सबको एक साइड ट्रांसपोज कर दिया। 90x माइनस 2x तो क्या ही हो जाएगा? 88x, ठीक है, प्लस 9y माइनस 20y तो क्या ही हो जाएगा? 11y प्लस 9 और माइनस का 20 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में 11 कॉमन है तो 11 को कॉमन निकाल लेंगे तो हो जाएगा क्या? 11 कॉमन निकाला तो 8x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। 11 को मैं 0 के डिवाइड में उस साइड भेज दूंगा, 0 अपॉन समथिंग इज 0, यानी कि 8x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। और ये हो जाएगी बच्चों हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, इक्वेशन नंबर सेकेंड है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इनको हमें सॉल्व करना है, तो इन इक्वेशंस को, इसको थोड़ा सा मैं और इसको आसान बना देता हूँ कि अगर मैं लिखूँ इसे 8x और y को उधर भेज दें तो हमें मिल जाएगा 8x इज इक्वल्स टू वाई, यानी y की डायरेक्टली वैल्यू मिल रही है, y का मतलब क्या है? 8x। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाई जा सकती है ना। इसको तो मान लो कि ये है हमारे पास 3, तो y की एक वैल्यू आ गई जो कि है 8x, यानी y की जगह 8x लिख सकते हैं। तो हम कहेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, है ना, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या बोल रही है? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, ठीक है, और y का मतलब क्या है? 8x, तो y की जगह क्या लिख दो? 8x, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई की जगह लिख देंगे 8x इज इक्वल्स टू 9। तो ये हो जाने वाला है हमारे पास x प्लस 8x दैट इज 9x इज इक्वल्स टू 9, x इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 9, जो कि हो जाएगा हमारे पास 1। तो x की वैल्यू आ जाएगी भाई साहब 1, और क्योंकि x की वैल्यू 1 आ गई तो इसे आप कहीं पे भी पुट करो, यहीं पे कर दूंगा मैं, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो भाई y की वैल्यू हमें मिल जाएगी y इज इक्वल्स टू 8, ठीक है, x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 8, और ये आ जाएंगे हमारे इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन। अब वापस चलते हैं, वो नंबर क्या होगा? तो अगर तुम देखो वो नंबर हमने क्या माना था? वो नंबर हमने माना था कि उसका वंस डिजिट जो है वो y है और टेंस प्लेस पे जो डिजिट है वो है x। तो ये हो जाएगा टेंस प्लेस पर x यानी 1 और वंस प्लेस पर है y यानी कि 8, तो ये हो जाने वाला है 18, ठीक है। 18 वो नंबर था। चलिए हम आगे चलते हैं। फिर 2 मार्क क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन हमारे सामने जहां पे लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में k की क्या वैल्यू होगी, ठीक है, वो बताइए। अगर इसमें इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने 4th चैप्टर में डिस्क्रिमिनेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा हो, जो कि नेचर ऑफ रूट्स का टॉपिक है। नेचर ऑफ रूट क्या होते हैं थोड़ा सा बता देते हैं, देख लीजिए। नेचर ऑफ रूट कहता है
नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यानी डी की वैल्यू जो कि होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक, तो अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू एवरीबडी ये 0 से बड़ी आती है, 0 से बड़ी मतलब पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो इसका मतलब होता है कि टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट, यानी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जिसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है यानी पॉजिटिव है, तो उसमें x की वैल्यू यानी रूट जो है वो 2 होंगे, ठीक है, अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे और रियल नंबर के फॉर्म में होंगे, तो टू रियल डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट, ये कंडीशन फर्स्ट। सेकंड कंडीशन, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0, भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 की इक्वल आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि टू रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट, यानी टू इक्वल एंड रियल रूट होंगे, x की जो दो वैल्यू होंगी वो रियल नंबर के फॉर्म में तो होंगी लेकिन दोनों इक्वल होंगी। आप सॉल्व करते हो ना, कई बार निकल आता है x इक्वल्स टू -5 और x इक्वल्स टू -5, तो इक्वल रूट की कंडीशन कहलाती है वो। और तीसरा कि इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, ठीक है, अगर ये 0 से कम हो यानी कि नेगेटिव हो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहां पर जो है भाई साहब वो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, ये वाला केस बनता है। डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव है तो उसके रियल रूट होंगे ही नहीं, यानी नंबर जो रूट्स हैं वो रियल नंबर के फॉर्म में नहीं आएंगे, ठीक। अब हमसे कहा है कि 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे रूट्स हैं भाई साहब? इक्वल। कैसे भाई साहब, कैसे इक्वल रूट्स हैं? इक्वल कैसे रूट्स हैं? इक्वल रूट्स हैं, ठीक है, इक्वल रूट्स हैं। तो भैया हमें पता चल गया कि इक्वल रूट के लिए तो हम लोगों ने क्या कंडीशन पढ़ी है कि डिस्क्रिमिनेंट कितना होना चाहिए? 0, या डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तभी इक्वल रूट होते हैं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आइए यहां पर हम k की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, और यहां पर k की वैल्यू निकालने की बात हो रही है। तो फॉर इक्वल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमेशा कितने की इक्वल होता है? 0, ठीक है। ये कंडीशन मैंने लिख दी कि डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा अगर इक्वल रूट है। अब इस इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट को 0 से कंपेयर कर दें। यहां पर हमें दिख रहा है कि a की वैल्यू क्या होगी? a की जगह कौन है? 2, b की जगह कौन है? k, और c की जगह कौन है? 3। तो b स्क्वायर यानी k स्क्वायर माइनस 4 इंटू वॉट इज a? 2, ठीक है, वॉट इज c? 3 इज इक्वल्स टू 0। तो k स्क्वायर माइनस 4 2 8 3 24 इज इक्वल्स टू 0। k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 को यहां भेज दो, प्लस का 24 हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर को डायरेक्टली पलटा दीजिए तो k इज इक्वल्स टू अंडर रूट 24, वो भी कैसा? प्लस माइनस में, ठीक है। प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। हम जब स्क्वायर को ट्रांसपोज करते हैं तो प्लस माइनस का साइन लगाना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि किसी नंबर का स्क्वायर रूट जो है, मतलब ये k जो है किसी सेम नंबर में नेगेटिव का भी स्क्वायर हो सकता है, पॉजिटिव का। मैं आपसे बोलूं भैया कि 3 का स्क्वायर, आप बोलोगे 9, और मैं बोलूं -3 का स्क्वायर, तो आप कहोगे तब भी 9 है ना। किसी पॉजिटिव नंबर का और नेगेटिव नंबर का दोनों का स्क्वायर एक ही वैल्यू आती है, तो इसलिए हमें यहाँ प्लस माइनस का साइन लगाना होता है। तो k की वैल्यू प्लस माइनस, और 24 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, ऐसे करके हम इसे लिख लेंगे तो ये एक बाहर आ जाएगा। तो हमें मालूम है कि भाई k की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी तो हमें मालूम है कि k की जो वैल्यू हो जाएगी एवरीबॉडी, वो हो जाएगी प्लस माइनस 2√6, ठीक है। तो हम कहेंगे k इज इक्वल्स टू
2√6 और k इज इक्वल्स टू -2√6 और ये हो जाएगी हमारी k की पॉसिबल वैल्यू। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं 11th का। और चेक वेदर x² माइनस 2x इज इक्वल्स टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मजेदार सवाल, ठीक है। यहां पर बोला है कि चेक करना है इसे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 मार्क में ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। इसे बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं चेक करके। तो हम कहेंगे भाई सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लो, x² माइनस 2x इज इक्वल्स टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स, जहाँ x² माइनस 2x इज इक्वल्स टू -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इंटू -3 दैट इज -6 और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो -2 इंटू एक्स तो ये हो जाएगा प्लस का 2x, ठीक है। 2 इंटू एक्स दैट इज प्लस 2x। अब इसके बाद करना क्या है, सिंप्लीफाई कर लेने के बाद सबको एक साइड बुला लीजिए, सबको एक साइड ट्रांसपोज करो, इक्वल्स में 0 रहने दो, हमें दिख जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक। तो x² माइनस 2x, ये -6 इधर आएगा तो +6 हो जाएगा और ये +2 इधर आ जाएगा तो -2x हो जाएगा, इक्वल्स में कुछ भी नहीं बचेगा 0। और सॉल्व करेंगे तो x², अभी ये हमारे पास -2x और ये भी है -2x, तो -2x क्या हो जाएगा -4x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक। तो क्या ये ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में है? हाँ है, तो हम कहेंगे हाँ यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस, ठीक है। चेक कर लिया हमने कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, अगर मैं इसे सॉल्व करता, LHS की इस तरफ x² है, यहाँ भी x² होता, फॉर एग्जांपल ऐसे प्लस x², फिर इधर लाते तो x² से x² कट जाता, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन जो है वो खत्म हो जाती है, x² बचते नहीं, तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाती, लीनियर इक्वेशन कहलाती। इसलिए चेक करना जरूरी है सबको ट्रांसपोज करके, ठीक है। ऐसे देख के नहीं लगा देना है कि हाँ इसमें x² है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी कब? अभी हम कितनी बार पढ़ चुके हैं यही बात कि भाई वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2, तो वो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। राइट नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ गिवन AP। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे क्या? एक AP है, ठीक है, जो है 4, 10, 16, 22 और इसकी अगली 2 टर्म हमें बतानी है, ठीक। तो कोई ऐसे डायरेक्ट मत लिख देना आप कि आप कहो कि यहाँ तो 6 का डिफरेंस चल रहा है ना, इन दोनों में 6, इन दोनों में 6, तो बस भैया डायरेक्टली इसमें 6 जोड़ो तो ये हो गया 28, इसमें 6 जोड़ो 34, बस खत्म, चले गए। ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। भले आपको दिख रहा है भाई, अब वो आपसे इतना इजी क्वेश्चन अगर पूछ लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बता दो कि भैया आपने उनको भी एहसास दिला दो कि भैया बहुत ही ज़्यादा सरल सवाल था, हमें उसको सॉल्व करना है और 2-3 स्टेप कर देना है ना। तो हम कहेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें फर्स्ट टर्म हमें दिखाई दे रही है वो कितनी है, 4, ठीक। इसके बाद हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। कॉमन डिफरेंस कितना होगा, तो 10 माइनस 4 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, जो कि आ जाएगा हमारे पास 6। तो A है हमारे पास 4 और D है हमारे पास 6, ठीक। अब हमें किसी भी AP की आगे की टर्म निकालने के लिए क्या करना होता है, तो उसकी एक पर्टिकुलर टर्म में डिफरेंस को ऐड करते जाना होता है। AP किस तरीके से होती है, तो भाई AP का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है, पहले होगा A फर्स्ट टर्म, फिर अगली टर्म जो होगी वो होगी A प्लस D, और थर्ड टर्म जो होगी वो होगी A प्लस 2D, है ना, फिर A प्लस 3D, और इस तरीके से AP आगे बढ़ती जाती है। अगर आपसे बोला जाए कि किसी भी AP की एक पर्टिकुलर टर्म में इसकी अगली टर्म बताओ, आप कहोगे इसमें डिफरेंस जोड़ दो, कॉमन डिफरेंस ऐड करो, अगली टर्म आ जाएगी, क्योंकि हमसे कहा है A5, ठीक है, 5th नंबर की टर्म, ठीक है। तो 5th नंबर की टर्म का मतलब A4 यानी 4th टर्म, ठीक है, और प्लस D, ठीक है, A4 प्लस D। तो A5 5th नंबर की टर्म का मतलब चौथे नंबर पर टर्म क्या है, 22, और डिफरेंस कितने का है, 6 का। तो आप लिख दोगे 22 प्लस 6, जो कि हो जाएगा हमारे पास 28। ऐसे हम लिखेंगे A6, तो A6 का मतलब क्या हो जाएगा, 28 प्लस 6, जो कि हो जाएगा हमारे पास 34। तो अगली जो 2 टर्म हमें लिखनी थी वो हो जाएंगी क्या, तो हम लिख देंगे 28 एंड 34 आर नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ AP। समझ में आ रही है बात आपको? इस तरीके से थोड़ा सा रख लेना, मान सम्मान उनका भी, ऐसे नहीं करना कि डायरेक्टली लिख कर आ गए। 12th क्वेश्चन फॉर द AP -5, -1, 3, 7, ठीक है, ऐसे करके कुछ टर्म्स दी हैं। राइट दी फर्स्ट टर्म एंड छी, ऐसे सवाल, ऐसे क्वेश्चन।
फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म क्या कहलाती है, पहले नंबर पर जो टर्म आ रही है जिसे हम ए बोलते हैं, ठीक है, इसे ही फर्स्ट टर्म कहते हैं, कितनी है -5। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, ठीक है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकेंड टर्म क्या है हमारे पास, -1, ठीक, माइनस फर्स्ट टर्म क्या दी हुई है हमको, -5, हम माइनस कर देंगे, सेकेंड टर्म लिखी -1 माइनस, ठीक है, और फर्स्ट टर्म लिखी -5, तो -1 और माइनस माइनस +5, तो d इज इक्वल्स टू हो जाएगा -1 + 5 दैट इज 4। तो a आ गया है बच्चों हमारे पास -5 और d दे रखा है हमें 4, और ये हो जाएगा हमारा इसका, और तुमको मिल जाएंगे 2 मार्क्स, शाबाश। 13th क्वेश्चन, राइट द स्टेटमेंट ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहलाती है। सबसे पहले तो आइए इसको समझते हैं, फिर उसके स्टेटमेंट को भी लिखते हैं भाई। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम है ABC, और किसी भी ट्राइंगल में अगर कोई सी भी दो साइड, एनी टू साइड, ठीक है, उन दोनों साइड को एक लाइन ज्वाइन करे और इस तरीके से ज्वाइन करे कि वो थर्ड साइड के पैरेलल हो। मैं इस ट्राइंगल की कोई भी दो साइड ले सकता हूं, मैंने AB और AC दो साइड ली, इन दोनों साइड को एक लाइन ज्वाइन कर रही है कुछ इस तरीके से, और उस लाइन का नाम मैंने दे दिया कि ये पॉइंट है E, ठीक है, और ये पॉइंट है फॉर एग्जांपल F। तो ये एक लाइन है EF, ठीक है, विच इज पासिंग थ्रू AB and AC, intersecting at point E on AB and at point F on AC। सरल शब्दों में कहें तो किसी भी ट्राइंगल में, कोई सा भी, किसी भी टाइप का ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल की कोई भी दो साइड को अगर एक लाइन ज्वाइन करती है, किस तरीके से कि वो थर्ड साइड के, जिन दो साइड को वो ज्वाइन कर रही है उन दोनों के अलावा, है ना, इन दोनों को तो ज्वाइन ही कर रही है, तो जो थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल है इसके कैसी हो, वो पैरेलल, मतलब लाइन ज्वाइनिंग दी एनी टू साइड ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है, एंड पैरेलल टू दी थर्ड साइड। कंडीशन क्या है, EF पैरेलल टू BC, EF BC के अगर पैरेलल है और ट्राइंगल की कोई सी भी दो साइड को वो ज्वाइन कर रही है, ठीक है, तो थ्योरम कहती है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या इसे ही थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है, कि इट डिवाइड्स दी साइड्स इनटू इक्वल रेशियो, यानी ये लाइन जो है इन दोनों साइड को बराबर पार्ट्स में, बराबर रेशियो में डिवाइड कर देती है। साइड थी AB में से एक लाइन निकली EF, तो जो E पॉइंट है इसने इसे दो हिस्सों में तोड़ दिया, AE और EB। ऐसे ही AC साइड थी जिसे F पॉइंट के आने से AF और FC में दो हिस्सों में ये बट गई, है ना, इसके दो हिस्से हो गए। तो ये जो इनके पार्ट्स हैं उनके रेशो हमेशा और हमेशा इक्वल होते हैं, यानी कि AE अपॉन BE इज इक्वल्स टू AF अपॉन FC। If a line joining any two side of the triangle and it is parallel to the third side, then it divides the two side in equal ratio, ठीक है, and this is called basic proportionality theorem। In a triangle DE parallel to BC, ठीक है, then find EC। ये भी देखो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसको भी नहीं मिटा रहा हूं मैं, यहीं पर ये क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको। देखिए एक ट्राइंगल है, ड्रॉ कर लेते हैं एक ट्राइंगल, ठीक, इस ट्राइंगल में नाम है उसका ABC, तो मैंने बोल दिया उस ट्राइंगल का नाम ABC, और DE एक लाइन बनाई गई जो कि है DE, तो मैंने लाइन बना दी DE जो कि BC के पैरेलल है, ठीक। कंडीशन है गिवन DE पैरेलल टू BC, DE जो है वो BC के पैरेलल है, और बोला है
AE 1 सेंटीमीटर है तो AE लिख लिया मैंने 1 सेंटीमीटर, देन AD 1.5 है तो AD लिख लिया हमने 1.5 सेंटीमीटर, DB जो कि दे रखी है हमें 3 सेंटीमीटर, और EC हमें फाइंड करनी है, ये पार्ट हमें फाइंड करना है। सबसे पहले तो ये बताओ कि क्या ये एक ट्राइंगल में दो साइड को एक लाइन ज्वाइन कर रही है? हाँ बिल्कुल कर रही है। और वो जो लाइन ज्वाइन कर रही है क्या वो थर्ड साइड के पैरेलल है? हाँ, DE इज पैरेलल टू BC, यानी हियर लाइन ज्वाइनिंग एनी टू साइड ऑफ ट्राइंगल एंड पैरेलल टू दी थर्ड साइड, यानी यहाँ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या लगेगी? हाँ जी, यहाँ पर लगेगी। और अब भी हम लोगों ने इस थ्योरम के बारे में पढ़ा। तो अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, हम यहाँ पर कह देंगे कि अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आप थ्योरम लिख भी सकते हैं या शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या होना चाहिए? दोनों साइड्स के रेशो इक्वल होने चाहिए। तो साइड्स के रेशो क्या हो जाएंगे? तो हम कहेंगे भैया बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के हिसाब से जो रेशो हैं वो हो जाएंगे AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए AD की वैल्यू पुट कर दो। तो AD कितना है? 1.5। DB कितना है? 3 इज इक्वल्स टू AE कितना है? 1, ठीक है। और EC हमें निकालना है, ओके। सॉल्व कर देंगे, EC इधर आ जाएगा। सबसे पहले इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, 1.5 1 टाइम्स, 1.5 2 टाइम्स। अब EC को इधर ले जाओ, 2 को इधर ले जाओ, तो क्या हमें मिल जाएगा? EC इज इक्वल्स टू 2, और किस में आ रही है वैल्यू? सेंटीमीटर में आ जाएगी। तो EC इस तरीके से निकल आएगी विद द हेल्प ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। और एक और हमें मिल जाता है 14th नंबर पर 2 मार्क का क्वेश्चन, जहां कहा गया है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ पॉइंट्स -5,7 एंड 1,3। दो पॉइंट्स हैं, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। हम कहेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। एक पॉइंट जिसे मान लीजिए A, ठीक, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? -5,7, और दूसरा पॉइंट जिसे मान लीजिए B, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? -1,3। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है कि दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस यानी AB इज इक्वल्स टू √, ठीक। यहाँ लिखते हैं इसको, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? तो हम कहेंगे दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस होता है AB इज इक्वल्स टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला याद होना चाहिए सभी को। अब हमें जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, और उन दोनों पॉइंट में से किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x1 और y1 मान लो, तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या मानना पड़ेगा हमें? x2 और y2। अगर मैं इसको x1 y1 मानता तो इसको x2 y2 मानो, आंसर दोनों ही केस में सेम आएगा, ठीक। मैंने कहा x1 क्या है? -5, y1 क्या है? 7, x2 क्या है? -1, और y2 क्या है? 3 हो जाएगा। तो हम कहेंगे AB इज इक्वल्स टू √x2 -1, ठीक है, माइनस x1 जो कि है -5, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y2 3 हो जाएगा, -y1 7 हो जाएगा का होल स्क्वायर। तो AB इज इक्वल्स टू √-1 और माइनस +5, +5 -1 यानी कि 4 का स्क्वायर, ठीक, माइनस प्लस -1 और +5 जो कि 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 7 तो हो जाएगा -4 का स्क्वायर। AB इज इक्वल्स टू √4 का स्क्वायर 16 प्लस -4 का स्क्वायर भी 16, तो AB इज इक्वल्स टू √16 + 16 दैट इज 32, ठीक। अब √32 को हम क्या लिख सकते हैं? तो हमें पता है AB इज इक्वल्स टू 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ऐसे 5 टाइम्स लिख सकते हैं, जिसमें से ये बाहर आ जाएगा 2 का पेयर, तो ये बचेगा क्या? 4√2 है ना। आप इसको लिखते 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2,
ठीक, तो एक पेयर ये आता बाहर, एक पेयर ये आता, तो 2 × 2 बाहर यानी 4√2 इस तरीके से। अच्छा, डिस्टेंस फॉर्मूले को कभी भी यूज करें तो आंसर खाली इतना नहीं लिखेंगे, यहाँ पर साथ में आपको लिखना है यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा यूनिट्स, और यूनिट्स लिखने का मतलब ये है कि हमने डिस्टेंस निकाला है। ठीक है, फिर और आगे आगे कि फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द ए बी एंड -a, -b। ओके, मिड पॉइंट फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। तो हम सब ने इसी चैप्टर में 7th चैप्टर में एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसका नाम था सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है थोड़ा सा मैं समझा देता हूं आपको कि भाई मान लीजिए हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं A और B। ठीक, इनके कुछ कोऑर्डिनेट हैं x1, y1। ठीक, B के कोऑर्डिनेट हैं x2, y2, और इसके ये A से B तक की ऐसी मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। अब मान लीजिए इस पर कहीं पर भी एक पॉइंट लाई करता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पॉइंट है। ठीक, ये पॉइंट लाई करने से क्या हो गया, इस लाइन के 2 पार्ट हो गए। ये पॉइंट है मान लीजिए सी पॉइंट के आ जाने से इस लाइन के 2 हिस्से हो गए, और वो जो 2 हिस्से हुए, इस पॉइंट जिस पॉइंट ने उसे डिवाइड किया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम x, y हैं। जो 2 पार्ट हुए वो किस रेशो में इस लाइन को बांट रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल वो इसे बांट रहे हैं, वो इसे डिवाइड कर रहे हैं किस रेशो में, तो वो इसे डिवाइड कर रहे हैं फॉर एग्जांपल m1:m2 में। तो सेक्शन फॉर्मूला कहता है कि वो पॉइंट जो किसी लाइन को m1:m2 में डिवाइड करता है, जहां पर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1, y1 है और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2, y2 हैं, तो उस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है x = m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2, और y कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। ठीक, उस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट कुछ इस फॉर्मूले की हेल्प से इस तरीके से कुछ इस तरह से निकाले जा सकते हैं। अब इसी फॉर्मूले में अगर m1 और m2 की वैल्यू 1:1 हो जाए, और वो कब होगी, जब इन दोनों के एग्जैक्टली सेंटर पर ये पॉइंट लाई करे, यानी इन दोनों का मिड पॉइंट हो। तो m1 और m2 की वैल्यू 1 हो जाने से ये फॉर्मूला बन जाता है मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला। ठीक है, और मिड पॉइंट के लिए जो फॉर्मूला बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है कि x = हो जाएगा x1 + x2 अपॉन 2। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट के लिए वैल्यू हो जाएगी y = y1 + y2 अपॉन 2। मैं डायरेक्टली आपको मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिखकर सीधा करा सकता था, लेकिन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता चलेगा और अगर रेशो से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो आपसे बनेगा नहीं, इसलिए आपको बेसिक पता होना चाहिए कि हाँ इस तरीके से ये फॉर्मूला अलग नहीं है, यहीं से बना है। अगर मिड पॉइंट की बात की जाए तो रेशो जो है वो 1:1 हो जाएंगे, तो ये फॉर्मूला बनेगा। अब हमें करना कुछ भी नहीं था इस वाले क्वेश्चन में, ये सब आपको समझाने के लिए बताया मैंने। इस वाले क्वेश्चन में अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो इन दोनों पॉइंट्स के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं। ठीक, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। एक पॉइंट को मान लो जिसके कोऑर्डिनेट क्या है भी a, b, और दूसरा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है -a, -b। इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली मिड पॉइंट है। ठीक, उस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो एक को मानो x1, y1, दूसरे को मानो x2, y2, और बस इनकी वैल्यू पुट कर दो। तो मिड पॉइंट के लिए होता है x = मिड पॉइंट में जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए x, y, तो इसका x कोऑर्डिनेट जो है, x कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला x = x1 + x2 अपॉन 2। इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा उसके लिए फॉर्मूला होगा x = x1 + x2 अपॉन 2। तो x = व्हाट इज x1? a, व्हाट इज x2? -a। ठीक है, अपॉन 2, और यहाँ पर x = a + a, ये हो जाने वाला है 0 अपॉन 2, और ये हो जाएगा 0, है ना, -a यानी a - a हो जाएगा 0। तो x कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारा? 0 आ गया। सिमिलरली अगर यहाँ पर देखें तो y = y1 + y2, तो y1 कितना है b, प्लस y2 कितना है -b अपॉन 2। तो y = b + b -
बी 0/2 0/समथिंग इज 0, तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी भाई साहब, 0 आ जाएगी। और ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों में मिल जाता है 15th क्वेश्चन, ये भी 2 मार्क में है कि इफ tan a इज इक्वल्स टू 4/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec a। ठीक, tan a है 4/3, तो sec a की वैल्यू निकाल ली। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले तो ऐसा क्वेश्चन आने की भी पूरी संभावना है। ठीक है, आएगा ही, संभावना क्या, ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आपको 2 नंबर में, जहां बोला है कि tan a इज इक्वल्स टू 4/3 है। ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ sec a। सबसे पहले आप ये बात समझ लीजिए कि हम लोगों ने ट्रिक पढ़ रखी है कि PBP अपॉन HHB, जहां पर साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट को इस सीक्वेंस में अगर लिखें तो सबके लिए जो है ना हमें फॉर्मूला मिल जाते हैं। तो टेन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सभी जानते हैं। तो क्या हम यहाँ लिखेंगे कि भैया tan a, जिसका मतलब है 4/3, जिसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस से कंपेयर करें तो 4 का मतलब है परपेंडिकुलर और 3 का मतलब है बेस। ड्रॉ कर लेना है हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, जहां पर परपेंडिकुलर को मान लीजिए 4, अगर ये एंगल हमारा क्या है, A है। ठीक है, ये है ABC ट्राइंगल, ये A के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगी परपेंडिकुलर जो कि होगी 4, और ये हो जाएगा बेस जो हो जाएगी 3। ठीक है, अच्छा हम इनको एक्चुअली में क्या मानेंगे, 3 के और 4 के, लेकिन शॉर्ट में कर रहे हैं तो मैं 3 और 4 लिख देता हूं, है ना, वो डिटेल में कभी पढ़ेंगे तो हम कर लेंगे, ऐसा चलेगा, कोई गलत नहीं करेगा आपका। 3 है, 4 है, सभी को पता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर एक अननोन साइड जो होगी वो फाइंड कर लेंगे, हमें यहाँ पर मिल जाएगी 5। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे कैसा भी क्वेश्चन है आपको करना क्या है, कोई क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन 100% पहले तो एग्जाम में आ रहा है 2 मार्क में। ठीक, जहां पर आपसे कुछ भी बोल सकते हैं कि भैया इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/5, तो बताओ कॉस थीटा क्या होगा, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, सबसे पहले वो गिवन वैल्यू को लिखो, फिर देखो कि tan का मतलब क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितनी है 4, बेस कितना है 3, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करो, एक एंगल बनाओ। ठीक है, जो भी एंगल दिया, A दिया या थीटा दिया, उसको मान लीजिए। परपेंडिकुलर 4 लिखो, बेस 3 लिखो। ठीक, लिख दिया। इसके बाद 2 साइड्स हमें दी हुई होंगी तो तीसरी पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेनी है, निकाल ली। इसके बाद जो भी पूछा उसकी वैल्यू निकाल डालो। sec a पूछा है भाई, sec का मतलब क्या होता है, sec का मतलब होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो sec की जगह हम लिखेंगे हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और sec a का मतलब a एंगल के रिस्पेक्ट में हाइपोटेनियस कौन है, 5, अपॉन बेस कौन है 3। तो भैया sec a की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/3, और ले आओ 2 नंबर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ऐसा करके तो बढ़िया ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको। और 15th क्वेश्चन हमने कर लिया, और आ जाते हैं 15th का। और 2 मार्क में ये भी है, जहां पर कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ी होनी चाहिए। ठीक है, जहां पर tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, सभी जानते हैं। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कहा है कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। सिंप्लीफाई अगर हम करें तो 2 tan 30 जिसकी वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 यानी 1/√3। अब भाई tan 30 की वैल्यू रखी और इसका स्क्वायर यानी 1/√3 का स्क्वायर कर दिया। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें ऐसी डिग्रीज में वैल्यू लिखी हुई है एंगल के ना, tan 30, tan 45 या tan स्क्वायर 60 या 2 या sin 30 cos 60 प्लस cos 60 sin 30, कुछ भी वैल्यू लिखी हुई है, अगर वो वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में है तो आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है और उसे सॉल्व कर देना, जैसे मैंने यहां पर इसमें वैल्यूज को पुट कर दिया। ठीक, अब यहां पर मैं अगर इसे सिंप्लीफाई करूं तो हमें मिलेगा 2/√3। ठीक है, और अपॉन में यहां पर हम सॉल्व करें तो 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/3। इसे मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं तो 2/√3 न्यूमरेटर में है और ये हो जाएगा 2/3 है ना, 3 1 3 माइनस 1 दैट इज 2/3। अब इसको और अच्छे से लिख लें तो 2/√3 इंटू 3/2। सभी को पता है भाई A/B अपॉन C/D में
ये जो है रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई किया जाता है, तो कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा 3/√3। लेकिन हाँ, ये फाइनल आंसर नहीं है क्योंककि डिनोमिनेटर में रूट वाला नंबर है, तो इसे रेशनलाइज करेंगे। ये भी हमने 9th में सीखा था, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। 3/√3 में √3 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3 × √3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√3 अपॉन ये हो जाएगा 3, दैट 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास सिर्फ √3। ठीक है, तो √3 हो जाएगा इसका आंसर। 2 tan 30 अपॉन 1 - tan² 30 इज इक्वल्स टू √3। ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसीलिए मैं यहाँ पर एक ब्रेक ले रहा हूँ। इसके बाद आपको नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने मिलेंगे। आई होप आप सबसे ये क्वेश्चन बन रहे होंगे। कोई भी डाउट है कमेंट कर दीजिए, बेझिझक कमेंट में पूछिए जो भी आपको पूछना है। किसी और चैप्टर से, किसी भी क्वेश्चन से, किसी भी एक्सरसाइज से, परीक्षा अध्ययन से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, किसी भी बुक से, एनसीईआरटी से या इसके अलावा किसी रिफ्रेशर से कहीं का भी डाउट हो, लाकर कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं आंसर करूंगा आपके क्वेश्चंस का, एक्सप्लेन करूंगा आपको। और अगर ज़्यादा इशू आता है मेल कर दीजिए, या मेरा नंबर आपके पास है तो आप व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। पढ़ते रहिए बच्चों।